पर सरकार ये बोले कि भाई किसी भी डेटा को आप मत रखें। आपने कोई चीज की, कोई प्रोग्राम किया, आपने होस्ट किया, आपने एक डेटा बनाया उसमें कि भाई एक्सपो किया था, इस एक्सपो में इतने लोग आए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, उसका ये, अब उसको जो है आपने एक एसएमएस करने वाली संस्था को दे दिया कॉमर्शलाइज, और वो एसएमएस आपके पास आ रहे हैं। अब आपको पहली बात तो ये नहीं पता कि आप तो एक टर्म्स में बोलोगे भैया मैंने तो नंबर आपको दिया था, मेरे पास ये मैसेज के लिए नंबर कहाँ से आ गया। तो ये बहुत यही बड़ा एक यही ब्रॉड दुरुपयोग है, इशू यही दुरुपयोग खड़ा है जो करेगा। रोकने के लिए। देखिए जैसे मार्केटिंग वाले हैं, आप देखिए कि दिन भर में इतने सारे स्पैम आते हैं और इतने सारे मार्केटिंग वालों के पास हमारे नंबर चले जाते हैं कि हमको ही समझ में नहीं आता कि इनको हमारे नंबर तो दिया मुद्दा ये किसने। है ना कि नंबर हम हाँ, 4 आप लोगों को देखिए दे रहे हैं, लेकिन फोटो कंप्लेन हम किसी एक के फोटोकॉपी लिए वाले, करेंगे। फोटोकॉपी दुकान वाले आधार कार्ड की एक एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी लेके लोगों को बेचते हैं। ये भी एक दुरुपयोग है कि जो फोटोकॉपी कराने आया वो ये उसको ये नहीं पता होता है कि मेरे आधार कार्ड की ये कॉपी एक अपने पास भी ये रख रहा है, और वो एक्स्ट्रा कॉपी रख देते हैं और उसको ₹1 पर पेज के हिसाब से वो बेचते भी है और पैसे कमाते हैं। ये भी वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी ही है। इसीलिए ऐसा भी सरकार कई को लोग। इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया कि इनको ये बताना चाहिए था कि किस तरीके के डेटा आप बिल्कुल नहीं लोगे, और ले रहे हो तो उसके लिए आपकी चीजें होनी चाहिए थी पर्पस। वो आप ऐसा साधारण किसी का नंबर ले रहे हो, डेटा ले रहे हो, वो ईमेल आईडी बताना ले रहे हो, इससे वो किसी को बताना क्या सर नुकसान है। वो बताना आप सरकार का काम नहीं है। वो जो डेटा कलेक्ट करेगा वो बताएगा कि ये डेटा हम क्यों ले रहे हैं। ये जिम्मेदारी उसकी है, फिड्यूशियरी की। वो तो बताएगा मैं कि तो किस वही बोल किस रहा लिए हूँ ना ले सर रहा है। कि मैं यही सरकार तो हर बोल चीज रहा को हूँ कि प्रिस्क्राइब नहीं आम करती है। आदमी अगर इतना समझदार होता कि वही डिसाइड कर लेता, तो जो साइबर क्राइम होते हैं, मैं इससे जोड़ के नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, सिर्फ रेमडेसिविर के लिंक आपने क्लिक कर दी, टच कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, कुछ भी वो कर लिया तो हो जाता है। आपकी क्लोन सिम बन जाती है, आपके मोबाइल को हैक करके हो जाता है, आपकी स्क्रीनिंग करके हो जाती है, बहुत सारे तरीके से आपको हैक करके आपको मिसयूज किया जाता है। पर मुद्दा तो ये है ना कि हमारे में समझ नहीं है, हमको नहीं मालूम कि हमको किस तरीके से करना है। हर आम आदमी जो मोबाइल यूज कर रहा है या इंटरनेट यूज कर रहा है, वो इसको चलाने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो सरकार को यहाँ पर बाइंडिंग देनी चाहिए ना कि ये चीज आप बिल्कुल नहीं लोगे, इस चीज में आप वो दिया बिल्कुल है एक्सेस उसके नहीं लिए करोगे। वो दिया है उसके लिए सेक्शन 16 है कि जिसमें डिजिटल नागरिक की क्या क्या जिम्मेदारी है। अब तक ये कहीं पर भी तो प्रिस्क्राइब आप नहीं था। नागरिक की जिम्मेदारी की जगह नहीं, मैं बोलता हूं कि इसको सरकार को इन जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर थे इनके लिए ये चीज लेना चाहिए, इनके लिए नहीं, वो भी वो करना होगा। चाहिए देखो कि भाई ये ये केवल चीज नहीं ऐड करें। ये केवल बिल है। पहले इसका ऐड बनेगा, फिर इसके रूल्स बनेंगे, फिर इसके सर मैं रेगुलेशन भी समझ रहा बनेंगे, हूँ, और उसमें मैं भी हो समझ सकता है रहा हूँ रूल्स इस और बात को। रेगुलेशन में ये सब चीजें प्रिस्क्राइब कर दी जाए। ये केवल बिल है अभी। इसका पहले एक्ट सर बनेगा, फिर इसके तहत अभी आप देखिए जो ठीक है। आईटी एक्ट है, इसमें जी बहुत सारे रेगुलेशंस है। तो ये भी सब एक बार जब अधिनियम बन जाएगा तो रूल्स और रेगुलेशंस भी बनेंगे, और उसमें हो सकता है कि ये सभी चीजें प्रस्तावित कर दी जाए जो आप कह रहे हैं। थैंक यू। बट जी ये बीरन चीजें जी, एक क्लियर रहे हैंड तो रेज ज्यादा भी है अच्छा हमारे रहेगा। बीच में। एक हैंड रेज है, आप अपने आप को unmute हर काम करके बात पार्लियामेंट नहीं करें। करेंगे ना। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी होता है। हर काम पार्लियामेंट ही करेंगे तो फिर वो फिर बिना संशोधन के चेंज भी नहीं देवेन हो जी, सकता। ये इसको फिर अपन डिफिकल्टी बाद होती है। में भी, हाँ बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, पहले तो अपन लोग बस वही आरटीआई वाले में ही वो करें, और हालांकि पूरा का पूरा ही डिस्कशन योग्य है जैसा आप लोगों का मत है। एक हैंड रेज हमारे बीच में, कौन है? आप हमारे नंबर का लिखा हुआ है इसमें, अपने आप को अनम्यूट कर लें। चलिए ठीक है बीरन जी, बहुत अच्छा। हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। आ रही सर आवाज? आ रही है आवाज, बताएं आपके प्रश्न क्या है, कहाँ से है साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश सैनी, मैं नानोल हरियाणा से हूँ। अरे नरेश जी, आप यार नंबर हमेशा थोड़ा सा ये लिख लिया करो, अपना नाम लिख लिया करो इसमें, नरेश सर सैनी ये है पता आप, नहीं, बार बार स्टार्टिंग में तो सेटिंग ठीक थी, अब मैं जैसे भी लिंक ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो वो पासवर्ड के लिए पूछता, तो वहां पे मैं आपके नंबर डालता हूँ तो फिर ऑटोमेटिक ये दिखाने लग जाता है। पता नहीं क्या कुछ सेटिंग में चलिए क्या कुछ प्रॉब्लम है कोई सर। बात नहीं। नरेश सैनी जी बताएं क्या प्रश्न है आपका? पार्टिसिपेंट्स में जाके आप रीनेम करिए अपने आप को। पार्टिसिपेंट्स जहाँ है ना वहाँ पे टच करिए तो 16 पार्टिसिपेंट्स अभी मीटिंग में उनकी लिस्ट आएंगी। उसमें जो हाँ आपका नाम है वहाँ पे आप टच करके उसको रीनेम करिए और आप अपना नाम कर दीजिए। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जी 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 ठीक है सर। अच्छा सर एक चीज बताओ, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है मान लो, किसी भी संस्था, रजिस्टर्ड संस्था है, और वो बच्चों के हितों के लिए कोई कंपटीशन करवाता है, मैं जीके साइंस का मान लो, ठीक है, तो उसने अनाउंसमेंट कर दे भाई इतनी तारीख को ये कंपटीशन होगा और ये इसमें आपको कंपटीशन के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा ये आपको रिवार्ड दिया जाएगा। तो उसमें हजारों बच्चों के डेटा कलेक्शन होते हैं, फिर एग्जामिनेशन होते हैं, फिर एग्जामिनेशन के बाद फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मान लो, ठीक है।
तो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर इसमें प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन में साल लग जाती है, 2 साल लग जाती है। तो 2 साल तक तो कैंडिडेट जो डेटा कलेक्शन किया वो अपने पास रखता है, और डेटा उसको रखना पड़ेगा, उसकी मजबूरी। अगर डेटा उसको नहीं रखेगा, किस बच्चे को बुलाएगा, वो किसको इन्फॉर्म करेगा कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, आप थर्ड हो? हेलो। ये इसमें कहीं पर भी ये प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि आपको तुरंत डेटा डिलीट करना है। आप 5 साल रखिए, 25 साल रखिए, 100 साल रखिए, लेकिन लिखिए कि मैं इतने साल रखूंगा। दैट इज द लॉ। मतलब इसमें जो कहा है ना कि आप किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट में भी परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किए जाते। तो आप जो भी आपने अवधि दी है, अवधि का मतलब ये नहीं है सर्टिफिकेट देने में आपको 3 साल लगते हैं, आप 3 साल बाद सर्टिफिकेट दीजिए, 3 साल बाद डिस्ट्रॉय करिए, ये है मतलब। और वो आपको खुद ही तय करना और आपको बताना है। आप बोलो कि मैं 10 साल रखूंगा, 15 साल रखूंगा, 15 साल डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा और 15 साल बाद कर दूंगा, और बाद में आपको करना है। जैसे एग्जाम की कॉपी होती है, एग्जाम की आंसर बुक का अवधि है 6 महीना। 6 महीने के बाद टेंडर नोटिस निकलते हैं, टेंडर नोटिस के बाद उसको जलाया जाता है ना। और वो जलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं जलाने वाली कंपनी को कि आपको इतने आंसर बुक जलाने हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1917 के मुताबिक होता है, और सरकार अखबारों में नोटिस छापती है। उसके बाद या फिर जलाने नहीं है और सपोज उनको पेपर शेडर करने हैं, तो पेपर शेडर मशीन को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो सर्टिफाई करते हैं। बैंक के मैनेजर भी कैशबुक और लेजर जलाते हैं। चलाने के बाद सर्टिफाई करते हैं कि मेरी आंखों के सामने इस साल की ये 25 साल पुरानी कैशबुक या लेजर को जलाया गया। कागज की लुगदी बनाते हैं, तो उस कंपनियों को भी देते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट में प्रोविजन है, वो उसको जलाते हैं, वो उसको 3 महीने तक पानी में सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद उसका पैकिंग मटेरियल बनाते हैं, उसके बाद सर्टिफाई करते हैं कि हमने इसका कार्डबोर्ड बनाया और हमने इसको डिस्ट्रॉय किया। इस तरह से सर्टिफाई करते हैं। तो जिस तरह से ये रूल है, उस तरह से जो भी सर्टिफाई करते हैं, ये नहीं है कि अब सर्टिफिकेट आपने डेटा लिया और कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया तो आपको तुरंत एक ही दिन में सर्टिफिकेट बांटने, ऐसा कोई नियम नहीं। आप 2 साल बाद दीजिए, 3 साल बाद दीजिए, और जो भी अवधि है वो आप बताएंगे जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसको, और तब तक आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखेंगे। या जिस पर्पस के लिए आपने लिया है, कि किस पर्पस के लिए आपने किया है, तो उस पर्पस के अलावा यदि आप इस्तेमाल करते हैं, तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन के अलावा भी राइट टू प्राइवेसी के वायोलेशन के लिए ऑलरेडी सिविल सूट तो कोर्ट में चलते ही है। तो ये वैसे भी अपराध है कि किसी भी, जैसे कई लोग सूचना दे देते हैं, और वो बच्चों की सूचना आपने किसी को दे दी, और वो बच्चा किडनैप हो गया, तो जिम्मेदारी तो आप ही की है कि डेटा आपने कलेक्ट किया। नरेश सनी जी, यही बात जो है सबसे महत्वपूर्ण है। दुरुपयोग कोई भी कर सकता है। तो वो जो डेटा फिड्यूशियरी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखे। ये इसमें नहीं प्रावधान है। सर, ये बात तो आपकी सही है। आप छोटी सी बताओ, फिर प्राइवेसी कहाँ रहेगी? मान लो मैंने सर्टिफिकेट बांट दिए, 500 लोगों को सर्टिफिकेट बांट दिए, और मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो डेटा है मैं मान लो 2 साल बाद डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो 2 साल बाद जब लोगों को पता है इसके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो लोग उसको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना लेंगे, और फिर मेरे पास तो वेरिफिकेशन आएगी, तो मैं वेरिफिकेशन कैसे करके दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में इसको परमानेंट डेटा माना गया है। यूनिवर्सिटी में डिग्री का डेटा परमानेंट माना गया है, इसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने 30 साल पहले भी डिग्री की है, तो आप उसकी कॉपी कोई भी वेरीफाई कर सकता है। तो जो जिस पर्पज के लिए है, आप देखिए जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जैसे यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, तो उसमें वो जो डेटा है, जैसे हमने 10वीं 12वीं पास की है, तो उसका डेटा उस बोर्ड से अभी भी आप रिकॉर्ड से करोगे तो वो क्लियर वो हो जाता है, और वेरीफाई कोई भी कर सकता है। तो उसको परमानेंट रिकॉर्ड माना गया और उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, तो उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होता जो आप बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और बताओ सर, जैसे पर्टिकुलर बेस वीरेंद्र में भैया, इनको नरेश सैनी जी को इस तरीके से समझना चाहिए। मैं एक छोटी सी लाइन में इनको बताता हूँ कि इनको इस तरीके से समझना चाहिए कि आप किसी भी कंसेंट के जरिए से किसी भी बात को रखते हुए आप डेटा तो रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि उस डेटा को आपने 4 हाथों में लगने दिया, आपने अपने स्टाफ के जरिए से लगने दिया, किसी भी जरिए से लगने दिया, और वो डेटा गलती से लीक हो गया या कुछ हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि अगर आप हैं तो उस डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और मान लीजिए कि सामने वाले ने वही डेटा किसी 4 और लोगों को देके आया है, लेकिन कंप्लेन आपके विरुद्ध कर रहा है, तो आप जो है उसमें एक पार्टी बनके आप जो है इस मामलों में घसीटते और परेशान होते रहेंगे, यस यस, बिल्कुल सही, है ना? ऐसा ही है। तो इससे अच्छा आप ये समझ लीजिए कि आपको डेटा फिड्यूसरी बनना ही नहीं। अगर आप डेटा फिड्यूसरी बन रहे हैं, तो या तो वो सार्वजनिक पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो आप पहले दिन ही कंसेंट लेते समय ये बता दे कि मैं इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन करके एक कॉमन वेब पोर्टल पे रख दूंगा, जिसके लिए मेरी कोई जानकारी नहीं है, इसकी अगर कोई मिसयूज होती है तो। अगर आप ऐसी कोई कंसेंट सरकार अलाउ करती है या कानून अलाउ करती नहीं, है, तब तो ऐसा है, ठीक है। ऐसा और अलाउ, अगर ऐसा नहीं,
ऐसा हजारों वेबसाइट पर, लाखों वेबसाइट पर ऑलरेडी है। किसी की नहीं प्राइवेसी नहीं, पॉलिसी आप मैं पढ़िए, इनको जो उसमें है ऑलरेडी, सैनी जी हाँ, को जो मैं उसमें दिया सजेस्ट हुआ है। करना चाहता हूँ इस इसीलिए पे, सबने वो वेबसाइट यही पर कहना पब्लिश की है। चाहता हूँ कि या तो आप डेटा इंटरनेशनल लॉ, फिड्यूसरी बने मत, और बन हाँ, रहे हैं ना, तो उसको आप पहले दिन ही डिस्क्लोजर की कंडीशन पे ला दे। यस यस। अनदर, आपके विरुद्ध कब मुकदमा कौन लगाएगा और कितने मुकदमों में आप घिराएंगे इस कानून के आने के बाद, उसकी कोई वो नहीं है। आप मेरी बात समझ सकते हैं नरेश जी? अभी भी जी देखिए जी हर बिल्कुल। वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी है, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी किसी भी वेबसाइट का आप खोलकर देख लीजिए, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि, और ये प्राइवेसी पॉलिसी क्यों है, क्योंकि भारत के अलावा बाकी सब देशों में इस तरह के कानून है, तो इसलिए उनको ये बताना पड़ता है कि जो जो डेटा होस्ट कर रहे हैं वो किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, कितने टाइम तक रखा जाएगा, उसको आप पढ़ के देखिए कि किस तरह के प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा होता है। एक डिस्क्लेमर भी होता है, तो वो डिस्क्लेमर में भी वो ये चीजें लिखते हैं। तो ऐसा हर एक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो उस वेबसाइट पर यदि आप देख लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये, क्योंकि वेबसाइट जो है इंटरनेट पर जो है वो इंटरनेशनली पूरे दुनिया में कोई भी देख सकता है, और इसके लिए भारत में कानून हो या ना हो, बाकी जगह पर है, तो उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी बनाया है। इवन जो ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी है वो आप देखिए, जैसे फेसबुक पर कोई फेक आईडी बनाता है, आप कंप्लेंट करिए, 24 या 48 घंटे में आपको जवाब आ जाएगा ये क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि उसमें कोई भी उनको कंप्लेंट कर सकता है, और उनका ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी है, इंटरनल मशीनरी है, तो आपको किसी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, तुरंत तो आपका अकाउंट डिलीट करेंगे, आपका अकाउंट हैक हो गया है, आप दूसरे किसी अकाउंट से अकाउंट रिस्टोर हो जाएगा। तो ये सब सर्विस वो लोग देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिकली 24 या 48 घंटे में हो जाता है। अब इसमें जो टाइम दिया गया है वो 1 हफ्ता दिया गया है डीपीडीपी बिल में, कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी ग्रीवेंस है वो इंटरनली वो हैंडल करे, और यदि वो हैंडल नहीं करते 1 हफ्ते के अंदर, तो फिर जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको शिकायत की जा सकती है। अभी धीरज फिलहाल डीपी बोर्ड नहीं है, तो इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई उपाय नहीं है। धीरज जी ठीक है, बहुत अच्छा रहा डिस्कशन। हालांकि अभी ये डीपीडीपी बिल आने के बाद जिस तरह से अभी चर्चा हो सर रही है, एक चीज और पूछ रहा था मैं, छोटा सा सवाल और सर से। हाँ, बताइए। सर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैक्सिमम कई बार रिकॉर्ड मांगते हैं, मान लो किसी भी कोई भी गवर्नमेंट संस्था से, तो मैक्सिमम एक ट्रेंड बन गया, तो ये जवाब आता है कि भाई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, चाहे वो 6 महीने पुराना है, चाहे 2 महीने पुराना है, 4 महीने पुराना है, ठीक है, लेकिन उनके पास वो रिकॉर्ड होता है। तो उसका क्या क्या सोल्यूशन है, बताओ सर। उसका बहुत कॉमन सॉल्यूशन है। ऐसे हजारों केस आरटीआई सूचना आयोगों के सामने आते हैं, उसमें ये होता है कि उनको डिस्ट्रक्शन का प्रूफ दिखाना पड़ता है, क्योंकि हर विभाग की अपनी अपनी डिस्ट्रक्शन नियमावली होती है। तो डाटा प्रोटेक्शन सॉरी ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1917 के तहत उन्होंने जो जो नियमावली बनाई है, जैसे यूपी की नियमावली है, उत्तराखंड की एक अलग नियमावली है जो 2005 की है, तो उसके आधार पर वो हर एक डॉक्यूमेंट की लाइफ दिखानी पड़ती है। और वो पहले ये होता है, उसमें डिस्कशन की प्रोसेस पूरी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि हमने जो जो डॉक्यूमेंट्स है तो उसको डिस्ट्रॉय करते तो पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन, जैसे अभी उत्तराखंड में सचिवालय में हजारों फाइलें जला दी गई, तो जलाने की प्रोसेस क्या है कि पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद उस पे जो अधिकारी है उसकी एक कमेटी बनती है, कमेटी सर्टिफाई करती है कि इनका कोई पर्पस नहीं रह गया है और इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और इनको जो भी जला दिया जाए या जो भी तरीका है तो कर दिया जाए, प्रमाणित कर दिया। उसके बाद फिर वो ये भी देखते हैं कि मामला कोई कोर्ट में या कहीं पर कोई पेंडिंग नहीं है। साथ में ये भी सर्टिफाई करना पड़ता है कि इसमें कोई आरटीआई एप्लीकेशन भी आज की डेट में लंबित नहीं है, और कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल पे या सूचना आयोग में कोई मामला लंबित नहीं है। उसके बाद प्रमाणित करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन ली जाती है। सैंक्शन लेने के बाद एक ऑफिस ऑर्डर निकलता है, और ऑफिस ऑर्डर निकलने के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद उसको एक उसका परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है, और फिर आरटीआई यदि कोई लगाता है उसके बाद, तो आरटीआई में डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि अमुक ऑफिस ऑर्डर के तहत हमने ये सूचना को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे आप देखिए कि एग्जाम की आंसर बुक है, हर 6-6 महीने के बाद हर यूनिवर्सिटी उसको डिस्ट्रॉय करते रहती है। तो उसमें स्टूडेंट्स को टाइम होता है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन या 45 दिन के अंदर या जो भी 30 दिन उनको टाइम दिया है उसके अंतर्गत वो कंप्लेंट कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 45 दिन तक रिवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट नहीं आई और कोई मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पर कोई ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग नहीं है, तो वो हर 6 महीने बाद आप देखिए अखबारों में नोटिस आते रहती है, और वो लोग रेगुलर बेसिस पर आंसर बुक्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया जैसे यूनिवर्सिटी या बोर्ड फॉलो करते हैं उस तरह से बाकी सब विभाग को भी फॉलो करनी चाहिए, और कई विभाग करते भी है। उत्तराखंड में अभी हजारों फाइलें इसी वजह से जलाई गई थी। और कोई भी ये जो डिस्कशन का जो रिकॉर्ड होता है परमानेंट होता है, और आरटीआई में उसको दिया भी जाता है कि अमुक कमेटी है जिसने अमुक आदेश के तहत अमुक तारीख को इतने फाइलें या अमुक अमुक रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किए, तो उनका रिकॉर्ड हमेशा परमानेंट रखा जाता है। ये डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है।
नहीं सर, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट तो जो है सर वो पर्टिकुलर में बहुत सारे वो स्टेट अलग में है, है। वो आप दूसरी एक्ट की बात कर रहे हैं, आप 1994 के एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं 1917 के एक्ट की बात कर रहा हूँ। 1917 का एक्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट, उसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है कि रिकॉर्ड्स को किस तरह और से वो डिस्ट्रॉय सेंट्रल किया जाए। सेंट्रल एक्ट या स्टेट, सभी स्टेटों में भी है, अवेलेबल है वो। हाँ, तो वो नरेश जी डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट अलग है, जिसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है कि किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। रखना है किसी का इसके कानूनी चलिए, नेटवर्क की देवेंद्र जी दिक्कत आ रही है आपकी तरफ से, कुछ नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है, और हमें लगता है कि सभी का डेटा पैक जो है सभी का डेटा पैक ही खत्म हो रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा समय हो गया है। अगर आप डेटा फिडुशियरी बन रहे हैं। देवेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू है, तो हमें लगता है कि अब कार्यक्रम को समाप्त भी करना चाहिए। वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और बहुत सारे डिस्कशन हैं जो टाइम पर चलते रहेंगे इसी तरह से। हालांकि इसका कोई अभी लिमिट नहीं है।